नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश। अल्मोड़ा के सल्ट में विस्फोटक मिलने की खबर के मामले में बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि यहां 60 किलो जिलेटिन रॉड्स मिली हैं। जिलेटिन रॉड्स का इस्तेमाल विस्फोटक करने में होता है। सूत्रों के मुताबिक डिस्पोज करने के इरादे से जिलेटिन रॉड्स को यहां फेंका गया है। खबर है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ये जिलेटिन रॉड्स बरामद किए होंगे या आए होंगे। पुलिस फिलहाल छानबीन कर रही है। आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी खंगाला जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं कि अल्मोड़ा के सल्ट में संदिग्ध विस्फोट जो सामग्रियां हैं, जिलेटिन, खासतौर पर जिलेटिन इसमें मिला है और इसको इस्तेमाल जो है माइंस में किया जाता है। हालांकि डिस्पोज करने के बाद जब माइंस में इनको विस्फोट होता है तो उसके बाद जब ये बच जाती हैं तो डिस्पोज करने के भी रखा जाता है। लेकिन क्या ये वही हैं, कैसे पहुंची हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनकी छानबीन इस समय पुलिस कर रही है। 60 किलो जिलेटिन रॉड्स इस समय बरामद की गई हैं और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इनका इस्तेमाल हुआ होगा, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं। हालांकि सभी पहलुओं पर विस्तार से जांच जो है वो चल रही है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जिलेटिन जो है वो भी बरामद हुआ है। खबर को विस्तार देंगे किशन जोशी, वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए। किशन, ये पहले खबर आई कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक है, फिर जिलेटिन इनको कहा जा रहा है, कहां से आई, क्या इस्तेमाल होना था, कहां तक जांच पहुंची है पुलिस की अभी? विकास, मैं आपको बताऊं कि ये जिलेटिन रॉड से जो है, जो पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाई जाती है, उसका मूलतः यूज की जाती है। लेकिन आसपास कुछ सड़कों का काम चल रहा था तो वो माना जा रहा है कि उसी का बचा हुआ जो डिस्पोज करने के लिए उनके जो लेबर्स थे उन्होंने फेंक दिया होगा, क्योंकि उन्हें दूसरी साइड पर ले जाना था, लेकिन फेंक दिया होगा, ऐसा अनुमान माना जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है डॉग स्क्वाड की मदद से चारों तरफ जो है सर्च अभियान चला रही है। अब अंधेरा होने के कारण रात को अभियान रोका गया है और सुबह जो है एसएसपी खुद जो है अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद खुलासा करेंगे कि कहां से आई थी, क्यों फेंकी गई थी, किसने फेंकी थी और स्कूल के पास ही क्यों फेंकी। जब सब कुछ जो है जांच में आएगा तभी इसका सारा खुलासा हो पाएगा। जी किशन, खबर ये भी है कि ये विस्फोटक या जिलेटिन अभी जो बताई जा रही हैं रॉड्स, ये दोपहर के वक्त से पुलिस इसकी जांच कर रही है। दोपहर में ये खबर मिली थी कि ये वहां पर मौजूद हैं। कहां आसपास जो साइट से पुलिस से आपकी बातचीत हो पाई होगी, कुछ पता चला है आसपास कहां काम चल रहा था, क्यों ये इस तरह से रखी गई? अधिकारी खुलकर तो कोई बात नहीं बता रहे, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि आसपास 2 सड़कों का काम चल रहा था जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। उसके बाद उनके जो लेबर्स थे उनको इसे डिस्पोज करने को कहा गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन डिस्पोज करने के लिए स्कूल के आसपास ही फेंक दिया है। लेकिन पुलिस के अधिकारी किसी भी बात को बताने को तैयार नहीं है, नहीं कोई फोटोग्राफ्स या वीडियो देने को तैयार है, क्योंकि एसएसपी खुद मौके पर होने के बाद भी इस तरह का कोई जानकारी जो है पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे हैं, जिससे जो है तस्वीर के साफ हो पाई। जी ठीक है, नजर रखिएगा किशन। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। हरिद्वार के कनखल में घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां पहाड़ी बाजार इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद घर के लोग बाहर की ओर भागने लगे। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है। घर का रास्ता सकरा होने के चलते फायर ब्रिगेड की टीम को सीढ़ियों के जरिए छत पर चढ़ना पड़ा। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया है। आग लगने का कारण घर में जला रहा पूजा का दिया जो है वो बताया जा रहा है कि गिर जाने की वजह से आग लगी है। हालांकि गनीमत रही कि कोई आग से हताहत नहीं हुआ है। हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक्सीडेंट का बताया जा रहा है, जो लखनऊ से नैनीताल आने वाले नेशनल हाईवे नंबर 109 का है। यहां गोरा पड़ाव के पास एक गलत तरीके से चल रहा बाइक सवार तेज रफ्तार कार से टकरा गया। हादसे का यह वीडियो बेहद डराने वाला है। इस हादसे में कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इनका अस्पताल में इलाज जारी है। देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी पहचान पत्र बनाकर हिंदू नाम से देहरादून में रह रहे थे और साथ ही में एक ट्यूडी की महिला को भी गिरफ्तार किया है। महिला से मिलने के लिए आरोपी 3 बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हैं और महिला के साथ निकाह भी किया है। इसके बाद फर्जी आधार कार्ड और अन्य फर्जी कागजात बनाकर फर्जी
नाम से ही देहरादून में ये रह रहे थे। अब पुलिस आरोपी की मदद करने वाले अन्य लोगों की तलाश कर रही है। वीडियो को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन दिनों प्रदेश में पिछले 5 सालों से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच जारी है और इसी जांच की शुरुआत में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। हल्द्वानी से एक ऐसा ही खुलासा हुआ, रिपोर्ट आप देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का डेमोग्राफिक अंदाज तेजी से बदल रहा है और इस डेमोग्राफी बदलने में सबसे बड़ा हाथ है उन जालसाजों का जो बाहरी राज्यों से आए लोगों के साथ मिलकर तिकड़म कर रहे हैं और खुद को देवभूमि का स्थायी निवासी बताने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। हल्द्वानी के एसडीएम ने अभी 1200 सर्टिफिकेट की जांच शुरू की है, जिसमें 150 की जांच पूरी हो चुकी है और इनमें से 48 फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें एसडीएम ने तुरंत ही कैंसिल कर दिया। सभी की जांच की जा रही है। अभी वर्तमान में 1200 से अधिक प्रमाण पत्र जांच के दायरे में जिनकी जांच की जा रही है, उसमें से 150 से अधिक प्रमाण पत्रों की जांच कर ली गई है, जिसमें 48 के करीब ऐसे प्रमाण पत्र की जांच में ये पाया गया कि जो उनके अभिलेख उनके द्वारा संलग्न किए गए हैं वो पूर्ण नहीं है, या अभिलेखों में कोई कमी है, या विवरण में कोई कमी है, या आवेदकों के द्वारा जो उसमें सूचना दी गई है वो स्पष्ट नहीं है। ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिन लोगों के सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं उनके पास एडीएम के पास जाकर अपील का मौका होगा, लेकिन वहां उन्हें दस्तावेजों के साथ मजबूत सबूत पेश करने होंगे। दूसरी तरफ इस मामले का खुलासा करने वाले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी सारी जांचों को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फॉर्जरी कभी भी छुपाई नहीं जा सकती। अगर एक बार फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लग चुके हैं तो आज की तारीख में तो ये सब सिस्टम में है। अब तो वैसा भी नहीं है कि प्रिंट आउट रखा होगा तो वीड आउट हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे सिस्टम में हैं, ये सब वहाँ से निकल आएंगे, तो इनकी हम पड़ताल करेंगे और इसमें जो भी पाया जाता है गुनहगार हैं उनके विरुद्ध एफआईआर होगी और बाकी जो कार्रवाई कानूनी है वो की जाएगी और सर्टिफिकेट्स तो खैर रद्द होंगे। दरअसल जालसाजों ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कहीं आधार नंबर गायब है तो कहीं फोन नंबर गायब, किसी की फैमिली हिस्ट्री ही गायब है तो कहीं बिजली और पानी के बिलों में फर्जी तरीके से बदलाव कर इस्तेमाल किया गया है। साफ है उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला सक्रिय गिरोह अब साफ काम कर रहा है, जिसकी मंशा चुपके से प्रदेश में खतरनाक डेमोग्राफिक बदलाव करना है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की जीवन दीप आश्रम पहुंचे और आज उन्होंने उन आश्रम में चल रहे विशाल धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। संत समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी और गीता धामी ने आश्रम परिसर में विधि विधान के साथ हवन पूजन किया और राज्य की शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में 1100 कन्याओं का पूजन किया गया और मुख्यमंत्री ने कन्याओं के तिलक लगाकर और उपहार वितरित भी इस दौरान किए। साथ ही बड़े सभागार के लोकार्पण के साथ ईदगाह चौक पर बने गेट का उद्घाटन भी किया। हरिपुर कालसी में हम हरिपुर तीर्थ मनाने जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर माँ शारदा के तट पर पूर्णागिरी के धाम पर शारदा कॉरिडोर का भी निर्माण हम करा रहे हैं। मानसखंड और केदारखंड के सभी मंदिरों का नवनिर्माण पुनर्निर्माण के काम हमारे तेजी से चल रहे हैं। ऐसे अनेक जो धार्मिक हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी को सजाने का, संवारने का, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने का, नए रूप में लाने का निरंतर कार्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से।
देहरादून से उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 12वें दिन पहुंच गया है, लेकिन अब इस आंदोलन में नया मोड़ आया। बेरोजगार महासंघ ने उपनल कर्मियों की मांगों पर सवाल उठाते हुए उनके नियमितीकरण का विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। समान काम, समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी महासंघ के बैनर तले परेड ग्राउंड में पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन शुक्रवार को बेरोजगार महासंघ ने उपनल कर्मचारियों की मांग को नाजायज ठहराते हुए कहा कि अगर 22,000 कर्मचारियों को नियमित किया गया तो राज्य के अन्य बेरोजगारों का क्या होगा। यानी ये एक तरह से साफ साफ विरोध कर दिया। जबकि वो मांग ये कर रहे कि नियमितीकरण हो, जबकि नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बिना फॉर्म के, बिना विज्ञप्ति के, बिना जो है आप लिखित परीक्षा के दिए हुए जो है कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है। बिना रोस्टर के, बिना आरक्षण के जो है आप सरकारी नौकरी नहीं लग सकते हो। इससे हमारे प्रदेश के जो नौजवान है, जो युवा है, जो पूर्व सैनिक है, उनके लिए भर्तियां कहाँ आएंगी। अगर आप एक बार सेटलमेंट कर देते हो तो भर्तियां फिर कहाँ आएंगी इस प्रदेश में। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस प्रदेश में उपनल कर्मियों के लिए जो एक समान वेतन है, जो भी वो मांग कर रहे हैं, सरकार उन पर विचार करे, जैसा भी करना है। लेकिन नियमितीकरण का उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के बेरोजगार, उत्तराखंड का युवा विरोध करेगा। बेरोजगार महासंघ ने कहा कि उपनल का गठन पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए हुआ, लेकिन वर्तमान में उपनल में सिर्फ 6,000 पूर्व सैनिक और उनके आश्रित हैं और बाकी 22,000 की संख्या कहां से आई, ये साफ होना चाहिए। उधर उपनल कर्मचारी महासंघ ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पहले तो मुझे उम्मीद थी कि आप हमें समर्थन देने आएंगे, परंतु आपने पता नहीं किसके भड़काव में आज आपको इतनी आफत आ गई कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा विरोध शुरू किया। तो मैं चाहूँगा कि आज ये हमारी लंबी लड़ाई है, इसमें खलल डालने की कोशिश न करें। अगर पता चला कि फिर लड़ाई दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगी। दोनों महासंघों के आमने सामने आने के बाद मामला दिलचस्प हो गया है। उपनल के 22,000 कर्मचारी पिछले 12 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। शासन ने नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी कर रखा है। सरकार से अभी कोई अंतिम बातचीत भी नहीं हुई है और अब बेरोजगार महासंघ भी उपनल के विरोध में उतर आया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। देश में खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जुटी रिलायंस फाउंडेशन को आज एक और बड़ी उपलब्धि मिली। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में रिलायंस फाउंडेशन को बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान न सिर्फ संस्थान की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को लेकर बढ़ती उम्मीदों और सपनों को भी नई दिशा दिखाता है। अवार्ड के मिलने के बाद रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जो संदेश दिया, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा। सपनों को पंख देने का वक्त आ गया है। इस लाइन के साथ उन्होंने कहा कि आने वाला दशक भारतीय खेलों का सुनहरा समय होगा। उनका संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि खेलों के जरिए राष्ट्र निर्माण की मजबूत घोषणा भी बन गया है। To FICCI for this honor, I accept this award with great humility on behalf of the entire Reliance Foundation family. Over the past decade, India's sporting spirit has truly awakened, from the playgrounds of our villages to global podiums. Our athletes, especially our women, have consistently made the tricolor proud. When our girls play, every girl child, every woman wins. When our youth wins, India rises. We have always believed that every child, every girl and boy deserves the right to sport and the right to education. At Reliance Foundation, we remain committed to realizing that dream and to building a healthier, happier, greener, more educated, more inclusive and a more sporting India. प्रदेश में भालू और गुलदार के आतंक की गूंज शुक्रवार को राजधानी देहरादून में भी सुनाई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने फॉरेस्ट मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। फॉरेस्ट मुख्यालय के अंदर प्रदर्शनकारियों को घुसने से पुलिस ने रोका और इसी को लेकर विवाद हुआ। खासा हंगामा भी हुआ। गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में आए दिन लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे जा रहे हैं, लेकिन विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
कि सरकार को इस वन्य जीव और मानव जीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। और मैंने कहा कि ये दो तरह के प्रयास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञाता हूँ, मेरे से भी ज्ञाता हो सकते हैं उनके मंत्री हों, मेरे से भी ज्ञाता हो सकता है कि उनके विभाग के अधिकारी हों, लेकिन उन ज्ञाताओं की इच्छा शक्ति दिख नहीं रही है। उन ज्ञाताओं की इच्छा शक्ति जगे, इसलिए हमने ये प्रयास किया। और मैंने दो जो राय दी, इससे बेहतर राय और भी उनके पास हो सकती है। जो मुख्य राय हमारी है वो ये है कि एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए, जिसमें एक तात्कालिक प्रभाव वाले कदम और दूसरे दीर्घकालिक प्रभाव के कदम उसमें शामिल होने चाहिए। उत्तराखंड में भालू के लगातार बढ़ते हमले पर वन विभाग ने भी बयान दिया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कहना है कि भालू के शीत निद्रा में नहीं जाना इसका बड़ा कारण है, तो वहीं भालुओं की संख्या राज्य में खासी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने सभी डिवीजन के डीएफओ को प्रभावित इलाकों में सोलर लाइट्स लगाने और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस साल अब तक भालू के हमलों में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 69 लोग घायल हुए हैं। पिछले 6 सालों में मौतों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। हर साल बिफोर हाइबरनेशन वो दिक्कत करता है, तो इस वजह से ही हमारे लिए चैलेंज आ रहा है। और ऊपर से आपका जो हिमालयन भालू है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो ओमनीवोरस है। वो हाँ, वो माने मांस भी खा सकता है और फल और हमारा धान गेहूँ इत्यादि भी खा सकता है। कोटद्वार में प्रस्तावित पासपोर्ट ऑफिस लंबे समय के बाद भी नहीं खुला। ऐसे में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि काफी कोशिशों के बाद केंद्र सरकार से कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस मंजूर कराया था और इसके लिए सांसद निधि से धनराशि भी मंजूर की थी, लेकिन अभी तक पासपोर्ट ऑफिस नहीं खुला है। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जिस कारण सेंटर नहीं खुला इसे देखना चाहिए। अनिल बलूनी यहां यूनिटी मार्च देखने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर पंडित राजेंद्र प्रसाद। बड़ी मुसीबत से और बहुत मुश्किलों के साथ हम लोग जाते हैं भारत सरकार में। विदेश मंत्री जी के आगे हम लोगों ने मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के और इस गढ़वाल के लिए एक दूसरा पासपोर्ट ऑफिस लाए। अभी तक खुल जाना चाहिए था। अब वो किन कारणों से आप लोग पता कीजिए कि क्यों एक साइन के लिए इतने समय से रुके रहते। बड़ी दुख की बात है। बहुत प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है। उसको जांच आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कोटद्वार में एकता मार्च में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन हुआ। इसमें अनिल बलूनी के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ गांधी परिवार की मार्केटिंग की और देश के अन्य सपूतों को भुला दिया। रियासतों को एक किया तुमने, भारत को एक सूत्र में पिरोया, बंधन टूटे दिल जुड़ जा। उत्तराखंड की प्रशासनिक राजधानी देहरादून के कई सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। मिसमैनेजमेंट का आलम यह है कि सामान्य परिवार भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। कहीं बच्चे कूड़ा उठाने को मजबूर हैं, तो कहीं घंटी बजाने का काम भी उन्हीं से कराया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कूड़े का ये बॉक्स लेकर जा रहा बच्चा देहरादून के जीआईसी डोभालवाला का छात्र है, जहां पिछले 1 साल से इस स्कूल में 4th क्लास का कोई कर्मचारी नहीं है। नतीजा ये है कि बच्चों को पढ़ाई से पहले स्कूल का ताला खोलने के साथ ही टॉयलेट साफ करने के लिए हर दिन एक बच्चे की ड्यूटी लगती है। स्कूल की घंटी बजाने का जिम्मा भी बच्चों पर ही है। इस हालात को देखते हुए अब पेरेंट्स ने भी मोर्चा खोल दिया है और बच्चों का स्कूल से नाम कटाने की बात कर रहे हैं। ना हमारे पास घंटी बजाने के लिए कोई चपड़ासी है और नया स्वच्छता करने के लिए कोई है, जिसकी वजह हमारी पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि कोई बेल टाइम से बचती नहीं है। यहाँ पे एक तो व्यवस्था बिल्कुल बेकार हुई हुई है, ना तो यहाँ पे कोई चपड़ासी है, ना कोई यहाँ पे कोई आया है। हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है यहाँ पे। ये हमारे बच्चों से गेट खुलवाते हैं, सफाई करवाते हैं, और जब हम इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे क्यों पढ़ाएं? जहाँ कोई ऐसे कोई व्यवस्था नहीं, मैं अपने बच्चे पढ़ाने यहाँ भेजता हूँ। मेरे नहीं, ये सब पेरेंट्स की शिकायत है।
जिम्मेदार लोग कहते हैं कि क्या करें, टीचर से लेकर बच्चों तक को मिलाकर काम करना पड़ता है। अधिकारियों को बताया गया लेकिन मैन पावर देने को तैयार नहीं। मेरे पास न स्वीपर है, न मेरे पास कोई जो है परिचारक है, न कोई घंटी लगाने वाला है। तो हम इन बच्चों के माध्यम से ही जो है घंटी और इसकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे पास ऐसे जो चतुर्श्रेणी हो हम उनसे वो कराएं, अन्यथा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मैंने जो है इस संदर्भ में अपने विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया है कि हमारे पास कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी नहीं है, हमारे पास जो है कोई जो है स्वीपर नहीं है। स्वीपर जो कम से कम 5 साल हो गए, अभी तक हमारे पास स्वच्छक उपलब्ध नहीं है। अभी सरकार ने हमको आउटसोर्स के माध्यम से सूचना मांगी है कि किन किन विद्यालयों में आपको उसकी आवश्यकता है, जैसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, स्वच्छक की। तो ऑलमोस्ट हमने वहाँ अपने डायरेक्टर साहब को भेज दिया है सूचना, तो वहाँ से ये स्कूलों में एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी हमको शीघ्र मिलने वाला है। राजधानी में 1200 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं और इनमें से कई बदहाल हैं। शिक्षा विभाग का पूरा महकमा देहरादून में ही बैठता है और अब उनके सामने चुनौती है कि वो अपने स्कूल को ढंग से मेंटेन करें। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून।